सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बहुत मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा इस पूरे चैप्टर को करते हुए, है ना। और कोशिश करेंगे जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करें, क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। मेन कंटेंट हम पढ़ेंगे एकदम हमें, क्योंकि एग्जाम एग्जाम नजदीक है। तो मेन कंटेंट हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर के अंदर की मेन चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, है ना। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में तो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर सर ये इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर तो हो चुका है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी हो सर ये चुका? चैप्टर तो मैंने करा हाँ दिया है। हाँ हाँ, तो संदीप सर ने बोला कि इस चैप्टर को एक बार और ले लो, मतलब क्विक रिवीजन टाइप, जैसे वन शॉट्स होते हैं ना, ताकि एग्जाम नजदीक है, ताकि रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। आप सभी ने सिलेबस तो पढ़ा है, लेकिन आपके सिलेबस की और क्लैरिटी के लिए इस चैप्टर को मैं दोबारा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ओके जितना सर, किशन। जितना सीख सकते हो उतने कॉन्सेप्ट से सीखो, ठीक है। सवाल ही प्रैक्टिस करा दी जाएंगे आपको, ताकि आपका जो कुछ दिन बाद एग्जाम है, कब से आपका एग्जाम है? 20 के बाद ही है ना। 21 मई। हाँ, तो फिर आपका एग्जाम नजदीक है, तो रिवीजन भी चाहिए आपको, तो एक क्विक रिवीजन टाइप के चैप्टर को करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो शब्द है, इसके बारे में आप जानते होंगे, बट मैं ऐसे चलता हूँ ना कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ये व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज से हम क्या समझते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सिंपल सी चीज है। आपने क्लास 9 के अंदर मैटर पढ़ा है सभी? बिल्कुल। क्लास 9 का पहला ही चैप्टर है मैटर। तो मैटर आपने पढ़ा है। और इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली उसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके हेल्प से या तो आकर्षण या विकर्षण की अट्रैक्शन रहती है। हो या या फिर रिपल्शन। रिपल्शन आकर हो, दोनों हो, उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। जैसे मैटर के पास मास भी तो होता है, होता यस है कि में। नहीं होता? यस। तो मैटर की मास वाली प्रॉपर्टी से हम ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। मैटर के पास वॉल्यूम वाला भी एक प्रॉपर्टी है ना। तो वॉल्यूम की प्रॉपर्टी से क्या करता है? मैटर कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ये तो पढ़े हो। वैसे ही मैटर की एक और खास प्रॉपर्टी होती है, जिसका नाम हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस प्रॉपर्टी से अट्रैक्शन या रिपल्शन शो होता है। यानी मैटर या तो कभी अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। उसी खास प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे उसकी मास एक प्रॉपर्टी, तो उससे ग्रेविटेशन फोर्स की स्टडी की जाती है। उसकी वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी, तो वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। वैसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो है उसकी चार्ज वाली प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर जो है वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को शो करता है। क्लियर? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिखूं, तो आई राइट इट एज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू what attract or repel other material। तो ये क्या हो गई? चार्ज की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। बताओ, सबको इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया? कि जैसे मैटर है, तो यार उसके पास तो डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर उसका मास वाला प्रॉपर्टी है, तो मास से जुड़ी हुई चीजें हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है ना, कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पढ़ा है ना सभी ने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैटर के पास वॉल्यूम वाली भी प्रॉपर्टी होती है। तो वॉल्यूम की प्रॉपर्टी से हम ये समझ सकते हैं कि मैटर को अगर हम कहीं रखेंगे, तो वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, है ना। वैसे ही मैटर की एक और खास प्रॉपर्टी, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से हमको अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलता है। तो अगर एक डेफिनेशन में डाल दिया जाए इसको, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल। इसी को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कितने टाइप के प्रॉपर्टी हो सकती है? तो दो टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब बेसिकली बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से एक होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये दो टाइप के यस चार्ज सर। हमारे नेचर में अवेलेबल होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज।
इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई? इट इज डिनोटेड बाई कूलम। क्यू। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है भाई? कूलम होती है, सी। SI यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, COULOMB, कूलॉम, जिसको C से लिखते हैं। मतलब कि कहीं 2C लिखा है, इसका मतलब 2 कूलम का चार्ज है। कहीं +2C लिखा है, मतलब +2 कूलम का चार्ज है। कहीं -2C लिखा है, मतलब -2 कूलम का। माइनस। मतलब वैल्यू कितनी है? जो सी के आगे लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है ना। ये भी +2 है, कुछ ने लिखा है तो +2 है। तो ये और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो दो टाइप के चार्जेस, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। डिनोट कैसे करते हैं सर जी? क्यू से। तो अगर कहीं लिखा हो Q इक्वल्स टू -2C, मतलब निगेटिव चार्ज की बातें हो रही हैं। अगर कहीं लिखा है Q इक्वल्स टू +2C, मतलब पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव बात। बात और करिए। वैल्यू कितनी है? 2 है। वैल्यू कितनी है? 2 है। नेचर क्या है? एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। क्लियर? बता दो बता दो। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसकी भी कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, जिसमें से आपने एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर सुना होगा कि सेम चार्जेस जिसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं? सेम चार्जेस जिसको लाइक चार्जेस हम यस। बोलते हैं। और एक होता है अनलाइक चार्जेस। हाँ, सेम चार्जेस जिसको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेल करते हैं सर। कर- वेयर एज एक और कैरेक्टरिस्टिक आपने आपने पढ़ा होगा जिसको डिफरेंट चार्जेस या लाइक फिर इसी को अनलाइक चार्जेस बोला जाता है ना। अनलाइक, ये क्या अट्रैक्ट करते हैं ईच भाई? अदर। ये अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है सर पहले और दूसरे का? तो देखो, मान लो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं एक और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को एक पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बताओ, क्या ये दोनों सेम है? सेम नेचर के चार्ज है। ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। मतलब क्या ये दोनों लाइक चार्जेस हैं? बिल्कुल है सर। तभी हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को धक्का देते हैं। मतलब ये जो, अगर इस चार्ज को मैं ए बोलता हूं, इस चार्ज को मैं बी बोलता हूं, तो बी वाला चार्ज ए वाले चार्ज को बोलेगा चल तू निकल इधर से। ए वाला चार्ज बोलेगा चल तू निकल इधर से। मतलब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगा? रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब दूरी बढ़ जाना। दूरी बढ़ जाना, धक्का देना। रिपल्शन का मतलब धक्का देना होता है। तो ये दोनों सेम चार्जेस थे, इसलिए लिखा गया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को धक्का देके दूर कर देंगे। वेयर एज, अब अगर मैं एक पॉजिटिव ला दूं, एक निगेटिव ला दूं, तो क्या होगा? अब देखो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या ये दोनों लाइक अभी भी थे? नहीं है सर, ये नो तो अनलाइक है। ये तो अनलाइक है। और अभी यहाँ क्या लिखा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर मैं इसको अगेन ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ए वाला बोलेगा तुम पास आ जाओ, बी वाला भी बोलेगा तुम पास आ जाओ। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे पे, एक दूसरे अट्रैक्ट को करेगा। अंदर अट्रैक्ट करेंगे। यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। है कि नहीं? है ना? है ना? क्लियर है? जैसे, यस। तो जैसे, छोड़ो खैर ये एग्जांपल, अभी तुम लोग छोटे हो, तुम लोग को नहीं देना चाहिए, बट अभी समझ लो ऐसे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं। पास तो आते दूर हैं। जाने के लिए रिपल्शन, पास आने के लिए अट्रैक्शन। क्लियर? बता दो बता दो। क्लियर हो गया? अब देखो, अब एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और पता है, यहां से ना सवाल बनाए जाते हैं यार तुम्हारे एग्जाम में। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हैशटैग इम्पॉर्टेंट। ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग यो करके हैशटैग करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो हैशटैग इंपॉर्टेंट, इसे देखो हैशटैग लगा दिया। क्या टॉपिक है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है ये क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बोलता है भाई? ये क्या बताता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में? समझो। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है ना कि दुनिया में, लेट्स से कि मैं तुमको कोई चार्ज देना चाहता हूँ। मतलब अगर चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तुमको ट्रांसफर करना है ना,
तो हमेशा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। टेंशन नहीं लो, मैं अभी समझाता हूँ, तो आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, भी आप सोचोगे कि सर ये इंटीग्रल मल्टीपल आप क्या लिख दिए, समझ नहीं आ रहा, बट समझो। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि लेट्स से कोई एक ए बॉडी थी, ये बॉडी है मान लो, कोई एक ई मैटर है, ये बी बॉडी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस ए बॉडी से कुछ चार्जेस को निकाल के मैं बी बॉडी में डालना चाहता हूं। तो अगर मेरे को ए बॉडी से निकाल के बी बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफर करना है ना, तो ट्रांसफर करते वक्त मैं ध्यान रखूंगा कि चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल में हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जानते हो? जैसे अगर मान लो कि मेरे को चार्ज ए से निकालना है बी पे, है ना, तो आपको ये तो पता है कि चार्ज जो होता है वो किस पे, या तो प्रोटॉन पे या फिर इलेक्ट्रॉन पे, ये दोनों पार्टिकल पे होता है। ये तो पढ़े हो, ये तो सबको पता है, बेसिक न क्लास 9 में पढ़े हो कि मैटर के अंदर तीन छोटे छोटे और पार्टिकल हुए, है ना, जब एटम को तोड़ा गया, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन। इनमें से सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो अगर मैं यहां से चार्ज निकालने की बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? क्योंकि चार्ज हवा में थोड़ा निकलेगा, चार्ज कहीं किसी क्या होगा, किसी पार्टिकल पे ही तो होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज बैठा हुआ है? नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ नेगेटिव। है। वैसे अगर प्रोटॉन एक पार्टिकल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज बैठा होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। बोल रहा हूं कि मेरे को इस ए बॉडी से चार्ज को उठा के बी बॉडी में डालना है। इसका मतलब कि सर आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। यार हवा में थोड़े चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन को उठा के अगर मैं बी में डाल दूं तो चार्ज भी चला जाएगा, है कि नहीं? ये तो क्लियर है सबको? तो अगर ए से बी में हमको चार्ज को ट्रांसफर करना है, मतलब बेसिकली हमको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और आपने ये चीजें पढ़ी है कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19। किसको याद था ये कूलम। वैल्यू? बताओ, किसको किसको याद था ये वैल्यू? यस सर। याद है क्या सबको? था? तो वन यस। इलेक्ट्रॉन के यस। अंदर कितना चार्ज होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर सर चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19। अब ये बताओ कि अगर मेरे को इस ए वाले बॉडी से बी वाले बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप चार्जेस का ट्रांसफर, मतलब बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्जेस का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में करेंगे, तो वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कि आप या तो एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिए, या 3 करिए, या 4 करिए, या 5 करिए, ऐसे n नंबर ऑफ करिए। बट आप कभी 1.1, 1.2, 1.5, 1.4 नहीं कर सकते। कहीं सुना है आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन? ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं? अब अगर हमको चार्जेस का ट्रांसफर करना है या फिर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो आप हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर करेंगे। आप हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज का ट्रांसफर करेंगे। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के डालिए, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिए, या 3 करिए, या 4 करिए, या 5 करिए। आप 1.1 नहीं कर सकते, आप 1.5 नहीं कर सकते, आप 1.4 नहीं कर सकते, 1.6 नहीं कर सकते, पर डेसिमल में आप नहीं कर सकते। हमेशा आप इंटीग्रल मल्टीपल में करेंगे, जहां एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? ऐसे। नेचुरल नंबर। हाँ, वैसे एन तक, इसलिए तो बोला गया इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पता है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है सर इलेक्ट्रॉन में एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस एन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो कितना हो जाएगा? यस सर। 3.2 इंटू 10⁻19, है ना? वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻19। वैसे ही 4, वैसे ही 5। तो देखो सब में n से मल्टीप्लाई होते जा रहा है इलेक्ट्रॉन के आगे, तो हमको टोटल चार्ज मिल रहा है। तो यहां से हमको एक क्वांटिटेशन का फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई, जहां n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। यही मैं आपको समझाना चाहता था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कोई ऐसा है जिसको इतना आसान, इतना सिंपल भी समझ नहीं आया हो? बता दो यार। ऑलरेडी बहुत सिंपल करके पढ़ाया मैं, है ना, वरना और टीचर आते हैं ऊपर ऊपर से लेके चल जाते हैं। Q इक्वल्स टू एन, रट लो बेटा। बच्चे को पता ही नहीं क्यू क्यू एक्स टू एन का मतलब क्या है। समझ आया कि किसी भी बॉडी से अगर चार्ज को ट्रांसफर करना है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। एंड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बता दो यार। यस सर।
यस सर। और किसी को क्लियर है कि नहीं? सिर्फ 2 ही 3 लोग बच्चे को क्लियर है और किसी को क्लियर नहीं है? नीचे कोई लड़के में? उजमा, तुमको क्लियर हो रहा है? आवाज आ भी रही है कि नहीं? बच्ची तक आवाज जा रही है नहीं? वो बताओ यार, रिस्पॉन्स कर देगी। क्लियर है ना यार सबको? कोई दिक्कत? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत नहीं होनी नो चाहिए ना? सर। चलो, नो। तो अब इसमें बारी बारी से देख लें कि क्यू क्या है। क्यू सर टोटल चार्ज है। एन क्या है? बोलो बोलो। एन सर इंटीग्रल हमारा मल्टीपल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन इंटीग्रल मल्टीपल है ना? यस अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो सकता है सर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ही चलते जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। और ई क्या है? ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन। वन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है? याद रखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 टू माइनस। द पावर 20 कूलम। कूलम। ये क्वांटाइजेशन आज से कभी भूलोगे जिंदगी में? अब तो नहीं भूलोगे यार, बड़ा आसान हो गया। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या ना, कि अब क्योंकि चैप्टर देखो, इसमें चार्ज तो हमने सीख लिया, चार्ज तो हमने समझ लिया। अब होता क्या है कि कंडक्शन के ऊपर, मतलब बेसिकली कंडक्टिविटी को लेके हम 3 मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है? आज से अभी मैं वार्न कर रहा हूं सबको, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा अब क्लास में, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, 3 तरह के मटेरियल हम पढ़ते हैं, जिनमें बेसिकली हमको उसका इंट्रो पढ़ना है। आगे आप बड़े होंगे तो 11 12 में और अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी हमको सिर्फ उनका इंट्रो पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आता है कंडक्टर, फिर नॉन इंसुलेटर, यस सर। और फिर पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। मतलब बेसिकली करंट के फ्लो के बेसिस पे, कंडक्टिविटी का मतलब ना, करंट के फ्लो के बेसिस पे 3 तरह के मटेरियल डिवाइड किए गए। एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर, एक सेमीकंडक्टर, एक और होता है सुपर कंडक्टर, बट अभी उसको नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है? अभी बस ये 3 जानेंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये सबको पता होता है ना? तो अब यस अगर मैं सर। बात करता हूँ कंडक्टर की, तो भाई कंडक्टर क्या होते हैं भाई साहब? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्लो से होता है। भी करंट करंट फ्लो होता आसानी से पास हो जाए बिना किसी रोक टोक के। जैसे अगर मैं एक वायर लाता हूं, है ना, ऐसे वायर के अंदर ऐसे होता है ना? है। यस। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाले एंड पे, ये वाले एंड को ना मैं क्या करता हूँ, सॉकेट से जोड़ देता हूँ, जहां प्लग होता है हमारा, है ना? ये प्लग से मैंने क्या किया, वायर को जोड़ दिया, ठीक? ये समझ लो एक ही में लगे होते हैं ना, मोटे से वायर होते हैं, ऐसे समझ लो। ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल, ठीक? मैंने इसको सॉकेट से जोड़ दिया, ठीक है? और दूसरे एंड पे तुम खड़े थे, और तुम्हारे अंदर चुल मची, तुम यहाँ पकड़ लिए इसको। ऐसा करना मत घर पे, ठीक है? पर तुम पकड़ लिए। यस सर। क्या तुमको शॉक लगेगा? यस सर। यस तुमने सर। तुमने जब दूसरे एंड पे पकड़ा, तुमको आ गए जीवन के मजे। जीवन के मजे आए, तुम लगे कूदने यहां से। तो बेसिकली हुआ क्या यार, हमने तो यहां से करंट दिया था, लेकिन करंट पहुंच गया यहां। मतलब पक्का इस वायर में कुछ ऐसा मटेरियल तो है जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से फ्लो करा दे रहा है ना? और इसी मटेरियल को तो कंडक्टर बोलते हैं, यस सर। है कि नहीं? अब अगर वही केस लू, मान लो यहाँ तुम्हारा सॉकेट था घर वाला, ठीक है? अगेन मैं कहता हूँ कोई करेगा नहीं, ठीक है? ऐसे 3 पिन सॉकेट होता है। अब तुम अगेन यहाँ खड़े थे, अब तुमको एक बार शॉक लग चुका है, तुम जीवन के मजे ले चुके हो। तुम क्या किए कि इस बार एक डंडा लेके आए, और इस डंडे को यहाँ से टच करा के और दूसरे एंड से पकड़े हो, है ना? अब बताओ क्या इसमें शॉक लगेगा तुमको? नो सर। नहीं नो लगेगा, सर। नहीं लगेगा, है ना? तो तुम डंडे से मजे ले रहे हो, सर मुझे अगर शॉक नहीं, ड्राई होगा तो शॉक नहीं लगेगा। है ना? तो तुम डंडे से बेसिकली मजा ले रहे हो, मुझे शॉक नहीं लग रहा है, मुझे शॉक नहीं लग रहा है ना? सो बेसिकली डंडा जो है, मतलब क्या है, एक वुड है। डंडा किसका होगा? लकड़ी का ही तो होगा ना?
Yes, sir. तो वुड एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक करंट इसको क्या किया, प्रोवाइड किया, मतलब अगर एक एंड से मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता हूं तो ये तुम्हारे दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है आसानी से। तो ऐसे मटेरियल को हम एक और खास नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। और ये सिर्फ डंडा ही नहीं, लेट्स से प्लास्टिक वाली चीजें भी हो सकती हैं, है ना। प्लास्टिक भी क्या है, एक इंसुलेटर है। तो बेसिकली कंडक्टर ऐसे मटेरियल जो क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से पास होने दे। जैसे ये वायर था, तुमने टच किया, तुमको जीवन के मजे आ गए, है ना, तो ये कंडक्टर था। लेकिन अब फिर एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, और तुमने क्या किया, इस बार डंडा लेके आए और कुछ दूर से उस सॉकेट पर टच करा रहे हो, पर तुमको करंट नहीं लग रहा है, तुम खुश हो गए, हमको करंट नहीं लग रहा है। तो बेसिकली वो क्या है, इंसुलेटर है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता है, होता है। होता है। इंसुलेटर में होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। नहीं तो होता बेटा है। सेमी कंडक्टर देखो क्या है, होता है। सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा, हाफ आधा। हाफ। तो अगर कंडक्टर के आगे सेमी लगाया है, मतलब सर ये कंडक्टर तो है लेकिन बेचारा आधा कंडक्टर है, मतलब ये इंसुलेटर की तरह भी रहता है और कंडक्टर की तरह भी काम करता है। समटाइम इट बिहेव एज अ इंसुलेटर, समटाइम इट बिहेव एज अ कंडक्टर। अभी बस आपको इतना ही जानना है, चिंता मत करिए, क्लास 12 में जाएंगे तो एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा सेमी कंडक्टर पे, आप अच्छे से वहां पढ़ेंगे। बट अभी आपको क्या जानना है कि सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो समटाइम बिहेव एज अ इंसुलेटर एंड समटाइम बिहेव एज अ कंडक्टर, क्योंकि नाम में ही आधा आधा है ना, तो आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, है ना, इसलिए उसका नाम क्या है, सेमी कंडक्टर। तो बताओ, क्लियर हो गया। Yes, sir. कंडक्टर के एग्जांपल्स, अरे जितने मेटल हैं सब कंडक्टर है कि नहीं। जैसे कॉपर, गोल्ड, Aluminium, silver, सिल्वर, gold. एल्यूमिनियम, ज- है ना, आयरन, ये भी तो एक gold. कंडक्टर है कि नहीं। तो ये एग्जांपल्स हो सकते हैं कंडक्टर्स के। इंसुलेटर में अरे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सेमीकंडक्टर भी होते हैं, बट जब आप पढ़ोगे तब सेमीकंडक्टर में कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये दो बहुत कॉमन सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, बट अभी बताओ, ये समझ आए कि कंडक्टिविटी की बेसिस पे तीन मटेरियल कौन कौन से, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मतलब कि आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दे अपने अंदर से। इंसुलेटर मतलब जो फ्लो नहीं करा पाए, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो हो पाए। और सेमीकंडक्टर मतलब बीच वाला, जैसे कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी। ठीक है, क्लियर, बता दो यार, अरे बता दो। Yes, sir. चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं मेन कंटेंट जो है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत होती है चैप्टर की जो है इलेक्ट्रिक करंट। अभी तो हम इलेक्ट्रिक करंट अगर डायरेक्टली पढ़ा देता तो समझ नहीं आता, इसलिए चार्ज वार्ज पढ़ना जरूरी था, इसलिए हम अभी तक कुछ बेसिक इंट्रोज ले रहे थे। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, है ना। सब कहते तो इलेक्ट्रिसिटी लग गया, करंट लग गया, झटका लग गया। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब हम थोड़ा अच्छे समझते हैं। ठीक है, समझो, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो वायर लेता हूँ, ठीक है, वायर ए एंड वायर बी। ठीक है, ये वायर है जिसका मैं क्रॉस सेक्शन थोड़ा मोटा करके दिखा देता हूँ, और नीचे एक और वायर है, ये वायर बी है। ठीक है, देखो वायर है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा सर, बिल्कुल होगा। होगा। सिमिलरली नीचे वाले वायर का भी एरिया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और पता है वायर का जो एरिया होता है ना, अगर मैं लेट्स से कि वायर के बीचों बीच इस एरिया को मैं इमेजिन कर लूं, ये लेट्स से ये वायर के बीच वाला एरिया है ना, है कि नहीं, Same. है ना। तो तो इस सर एरिया, इसका इस एरिया को पता है क्या नहीं बोलते हैं, होगा। इस एरिया को खास नाम देते हैं, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। Area. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ कि दो एरिया इन दोनों वायर में डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से ऊपर वाला है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A2। ठीक है, अब ये बताओ, मान लो कि ये वायर को मैंने क्या किया, इधर से इलेक्ट्रिक करंट दे दी दोनों में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से इस एंड पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, पुट ऑन कर दिया, कहीं से प्लग से लाके, बैटरी से लाके मैंने इस एंड पे इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। अब ये इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाता है यहाँ, कब पहुंचेगा, जब ये कंडक्टर होगा, है ना।
कनेक्टर होगा तभी तो पूछेगा। तो मान लो कि ये दोनों वायर है, और वायर तो आपके कंडक्टर होते हैं घर में, क्योंकि अगर क्या करता है, स्विच से हमको अगर पंखे तक अपने ले जाना है कनेक्शन को, तो हम वायर के थ्रू ही तो करते हैं ना जी। तभी तो स्विच दबाते हैं तो पंखा चलता है। मतलब बेसिकली क्या है, वायर एक कंडक्टर है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है, कंडक्टर है। है। मतलब अगर एक एंड पे करंट देंगे तो दूसरे एंड पे झटका लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? है? तो हमने लगेगा। क्या किया कि एक एंड पे इलेक्ट्रिक करंट को दे दिया। अब देखो बेसिकली होता क्या है। अब तुम्हारा सवाल ये रहा होगा ना कि सर कैसे एक एंड से दूसरे एंड में हमको करंट का झटका लगता है, ये करंट आखिर वायर के अंदर चलता कैसे है? सो याद रखो हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, बेसिकली वो जो होता है वो तुम्हारे कंडक्टर के अंदर पड़े हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन बैठा है? सर चार्ज बैठा है ना? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना जी। अरे अभी तो पढ़े पीछे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव। मतलब बेसिकली वायर के अंदर सर होता क्या है ना कि ऐसे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज को लिए बैठे रहते हैं, और जैसे ही आप यहां से करंट देते हैं ना, ये इसके अगले को ट्रांसफर करता है, ये अगले को ट्रांसफर करता है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है, और एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करके अपने ऊपर इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाते हैं। तो हमको दूसरे एंड पे क्या लगता है? झटका लगता है कि नहीं? है कि नहीं? तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है। जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाएगा, तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हम समझ गए कि एक जगह हमने प्लग लगाया तो दूसरे एंड पे हमको झटका लगा। कैसे? उसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्जेस को लेके आए होंगे फ्रॉम एक वन एंड टू अनदर। तो जब हमने पहले एंड पे प्लग को लगाया और दूसरे एंड पे खुद वायर को पकड़ा, कभी करना मत, तो हमको झटका लगा। क्यों? क्योंकि अंदर से चार्जेस फ्लो होके आए उस वायर के थ्रू। तो अब मैं मान लो तुमसे बोलता हूं कि ये जो पहला वाला वायर है, ठीक है, इसमें से मान लो 3 कूलम के चार्जेज इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पास हो रहे हैं, है ना? और 1 सेकेंड के अंदर मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 3 कूलम का चार्ज पास हो रहा है। वैसे ही अगर वायर A2 में बोल दूं तो मान लो इसके अंदर 1 सेकेंड के अंदर 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आप इस चार्ज को Q को इस टाइम से डिवाइड कर दोगे ना, तो यही आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है। मतलब अगर वायर ए के लिए सर मेरे को इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो, तो मैंने क्या बोला कि अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन A1 के थ्रू 3 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, तो अगर मैं 3/1 कर दूंगा, मतलब ये जो 3 एम्पियर आएगा ना, ये करंट होगा। और वायर बी के लिए जरा करंट निकालो। तो 5 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए गिवन क्रॉस सेक्शन, उसी को तो करंट बोलते हैं। मतलब अगर इस क्रॉस सेक्शन A2 के थ्रू 1 सेकेंड के अंदर 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अगर मैं 5/1 कर दूंगा, तो यहाँ करंट कितना है? यहाँ करंट 5 है। कूलम तो वायर ए एम्पियर। में कितना है? 3 एम्पियर करंट। वायर बी में कितना है? 5 एम्पियर करंट। अब खुद बताओ कि जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है, उसमें उतना ज्यादा करंट होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। यानी वायर ए होगा। में करंट ज्यादा है कि वायर बी में करंट ज्यादा है? बी में ज्यादा है में करंट। ज्यादा है। तो करंट को कैसे नापा गया? करंट को नापा गया कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया की के वजह से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना नंबर ऑफ चार्ज पास हो रहा है, अगर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी रिजल्ट में, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया जाएगा भाई। और इसको डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से, सिंबल आई होता से। है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? अरे मैं इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया देखो यहाँ। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। चार्ज फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए किसका? कंडक्टर।
मतलब कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना नंबर ऑफ चार्ज हर सेकंड पास हो रहा है, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उससे जो रिजल्ट में मिलता है वो हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आई। और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो अगर मैथमेटिकली लिखूं फार्मूला में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, रेट का मतलब जानते हो क्या होता है? रेट का पर मतलब जानते हो क्या होता है? अपॉन में टाइम रहेगा, डिवाइड कर दोगे टाइम से किसी भी क्वांटिटी को ना, तो उसके सामने रेट लग जाता है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब स्पीड अपॉन टाइम। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो अपॉन टाइम का मतलब रेट होता है। अपॉन टाइम का मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी में अपॉन टाइम लग गया, किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया गया, तो हम उसके आगे रेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q डिवाइडेड बाई T। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। क्लियर? अच्छा, सिर्फ एम्पियर ही यूनिट नहीं होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और भी एक और यूनिट होती है। और वो क्या यूनिट होती है भाई? वो होती है, देखो, कूलम की यूनिट क्या सीजीएस। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? अरे सेकंड होती है। तो यहाँ एसआई यूनिट एक और आएगी, मतलब एसआई यूनिट तो नहीं होती है लेकिन और अदर यूनिट होती है। तो हम एम्पियर को ही और करके लिखते हैं कूलॉम पर सेकेंड। क्या बोलते हैं? कूलॉम पर सेकेंड। बताओ, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है इलेक्ट्रिक करंट में? नो सर। यार, नो सर। किसी को दिक्कत है इलेक्ट्रिक करंट में? होना तो नहीं चाहिए। समझ आया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। कैसे आया? समझ आया? चलिए, यस सर। अब अगला टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, दोनों के शब्द में पोटेंशियल तो है, लेकिन याद रखिए दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अब ये दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये दोनों चीजें तभी समझ आएंगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, देखो होता क्या है ना, कि किसी भी चार्ज को अगर मैं स्पेस में रख दूं, हवा में रख दूं, है ना, किसी भी चार्ज को अगर मैं स्पेस में रख दूं, ये कौन है बार बार वीडियो अपना, ये अपना वीडियो ऑफ करके रखो। मैं कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं तुम सबको, कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब थोड़ा समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तभी समझ आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे हम। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज को अगर मैं स्पेस में रख दूं ना, जैसे हवा में रख दूं किसी चार्ज को, लेट्स से मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके आया, ठीक है, और मैंने इसको रख दिया लाके, तो ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि अपने आसपास कुछ दूरी में, अपने आसपास कुछ एरिया में, कुछ स्पेस में अपना इफेक्ट क्रिएट कर लेता है। तो लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये जो क्यू चार्ज है ना, इसने इतने दूरी में अपना इफेक्ट क्रिएट करके रखा है, इतने स्पेस में अपना इफेक्ट क्रिएट करके रखा है। जैसे क्या होता है, पिक्चर्स में देखियो, है ना, पिक्चर्स में सब लोग देखियो, जो गुंडा होते हैं सब, है ना, गुंडा वाला टाइप, गुंडा वाला मूवी देखियो ना, विलन। तो विलन क्या होता है? विलन होते हैं पावरफुल होते हैं, तो उनके आसपास का एक एरिया होता है कि अरे ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर घुसोगे तो विलन से पिटे जाओगे, है ना। वैसे समझ लो कि चार्ज एक विलन है और इसके आसपास इसका इफेक्ट है इतने दूरी तक जितना मैंने बनाया है। जैसे एक विलन का, एक गुंडे का अपना राज होता है ना कुछ एरिया में, बोलते हैं ना अरे मेरे एरिया में आओ तो बताते हैं तुमको। वैसे ही चार्ज जो है, कोई भी चार्ज अगर स्पेस में रखा हुआ है, कोई भी चार्ज अगर हवा में रखा हुआ है, तो वो अपने आसपास अपना गुंडा राज क्रिएट कर लेता है कुछ दूरी तक। और वो दूरी यही है जितना मैंने बाउंड्री लेट से, अभी जरूरी नहीं है कि इतना ही डिफाइन हो, बट मैं बस एग्जाम्पल के लिए डिफाइन दे रहा हूँ कि लेट से एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो रखा हुआ था सेंटर पे, और इसके सेंटर से कुछ दूरी तक, कुछ स्पेस में, अब ये स्पेस है ना, ये एरिया है कुछ
कुछ एरिया तक ये अपना क्या करेगा, अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। इफेक्ट क्रिएट करने का मतलब समझ रहे हो क्या है? देखो, इफेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये है, ये बताओ ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है कि निगेटिव नेचर का चार्ज है? बताओ, ये प्लस क्यू जो है ये पॉजिटिव नेचर का है निगेटिव नेचर का? नेचर बताओ इसका, देखने से क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव नेचर का है ना? और और मान लो कि ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री तक मान लो कि इसका गुंडा राज है। इस बाउंड्री के बाहर एक और पॉजिटिव क्यू चार्ज बैठा सब कुछ देख रहा है और कह रहा है कि आज तो मैं इस अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है, इसको मान लो मैं Q1 बोलता हूँ, इसको मैं Q2 बोलता हूँ, ठीक है? ये Q1 है, ये Q2 है। तो बाहर जो Q2 चार्ज है ना, वो सोच रहा है कि आज कुछ भी हो जाए, इस Q1 की बाउंड्री में मैं घुस के रहूंगा। ये बहुत अपना गुंडा राज चलाता है, लेकिन आज इसकी बाउंड्री में मैं घुसूंगा और घुस के देखूंगा कि इसका गुंडा राज इसकी बाउंड्री के अंदर क्या होता है, क्या महसूस करता हूं मैं, है ना? जैसे होता है ना, क्या करते हैं, विलन की एक बाउंड्री होती है, फिर हीरो जाता है अंदर, उसकी बाउंड्री में एंट्री करता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और हीरोइन को बचा के लेके चले आता है। तो वैसे ही समझ लो कि बाहर बैठा हुआ एक चार्ज ये सब कुछ देख रहा था, ये Q1 चार्ज ने कुछ बाउंड्री तक अपना इफेक्ट क्रिएट करके रखा है, आज तो मैं इसकी बाउंड्री में घुसूंगा। और बाहर वाला चार्ज भी पॉजिटिव, अंदर वाला चार्ज भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव Q2 चार्ज जो है बाहर वाला, वो क्या करता है, घुसने की कोशिश करता है। ये थोड़ा आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ के यहाँ आ गया। अभी भी इस पॉजिटिव Q2 चार्ज पे कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते एकदम इसकी बाउंड्री पे आके बैठ गया, एकदम बाउंड्री पे। अभी भी इस पे कोई कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है ना? ये अभी अपने आप पे कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये इसकी बाउंड्री के अंदर घुसा, लेट्स से ये वाले पॉइंट पे +Q2, अब क्या होता है, किसी भी विलन की बाउंड्री में बिना उसके परमिशन घुसोगे क्या पड़ती है, मार तो पड़ती है। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये क्या किया, ये जो बाउंड्री थी, इस बाउंड्री को इसने क्रॉस करके जैसे ये बाउंड्री के अंदर घुसा, तो पॉजिटिव ये +Q1 चार्ज था वो एक्टिव हो गया। और ये बताओ, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास होने की कोशिश करते हैं तो रिपल्शन होता है कि नहीं होता है? अभी अपने पीछे पढ़ा है, झूठ मत बोलना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये पॉजिटिव Q1 इस पॉजिटिव Q2 को क्या करेगा, बोलेगा चल निकल जा, अपने गुंडे भेजेगा, चलो बाहर निकालो इसको हमारी बाउंड्री से। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये बाउंड्री के बाहर था, इस पे कोई भी फोर्स लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था, क्योंकि बाउंड्री के बाहर है तो फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री को क्रॉस करके बाउंड्री के अंदर आ गया, तो उसने अपने ऊपर कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? Q2 ने अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस किया। अब ये फोर्स इस केस में क्या, रिपल्सिव फोर्स था। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम था, दोनों का नेचर सेम था। इसीलिए सेम। Q2 पे कैसा फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। अब मैं यही केस बदल के मान लो मैं तुमसे कह दूं, अरे रे मैंने उसकी बाउंड्री मिटा दी, बाउंड्री फिर से बनाना पड़ेगा, है ना? वरना गुंडा गुस्सा हो जाएगा, विलन गुस्सा हो जाएगा, आज इसकी बाउंड्री बना देते हैं। इसकी बाउंड्री मैंने फिर से बना दी, ये सर्कल है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब हुआ क्या कि अब मान लो कि अगर ये पॉजिटिव ना होके बाहर कोई -Q2 चार्ज होता, तो भी अगर ये बाउंड्री के अंदर घुसता, तो अब बताओ क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगता कि रिपल्सिव फोर्स लगता? अरे इस केस में रिपल्सिव फोर्स लगता। क्यों? क्योंकि Q1 जो बैठा था वो तो पॉजिटिव था, और जो बाहरी से आया वो कैसा था, निगेटिव था। तो Q1 बोलेगा आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, है ना? जैसे होता है ना कि तुम अपने घर में बैठे हो, मान लो तुम्हारे घर की बाउंड्री है, अगर बाहर तुम्हारा कोई दोस्त आया है तो तुम कहते हो अरे यार ये कहाँ से आ गया, भगाओ इसको। लेकिन अगर तुम्हारी कोई दोस्तनी आ गई, तो तुम उसको बोलोगे आओ आओ घर में आओ, घर में आओ, घर में आओ, अंदर बुलाओगे, है ना? तो वैसे ही समझ लो कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव आए तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आते तो कैसा फोर्स लगता, रिपल्शन। मतलब बाहर वाला चार्ज जब बाउंड्री के अंदर आ रहा है, स्पेस के अंदर आ रहा है, तो वो अपने ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बाहर वाला चार्ज जब अंदर आया बाउंड्री के, तो उसने अपने ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस किया, किया कि नहीं किया? है ना? किया। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो स्पेस है, बाउंड्री कह लो, स्पेस कह लो, एरिया कह लो, इसी एरिया, इसी बाउंड्री, इसी स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। कि कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो वो अपने आसपास कुछ दूरी तक क्या करेगा, अपना फील्ड क्रिएट कर लेगा। और इस फील्ड के अंदर बाहर से अगर कोई भी चार्ज आएगा तो वो पिटेगा, पिटेगा इन द सेंस कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया?
कि चार्ज के आसपास का ऐसा एरिया, ऐसा बाउंड्री, ऐसा स्पेस जिसके अंदर बाहर से अगर कोई चार्ज अंदर एंटर करना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया सबको? बता दो यार। यस सर। मस्त एग्जांपल देके इतना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिख लो, इट इज द, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख लो, इट इज द स्पेस, या फिर एरिया लिख लो, या फिर बाउंड्री लिख दो। इट इज द स्पेस, एरिया, बाउंड्री अराउंड अ चार्ज अंडर विच, जिसके अंदर एनी एक्सटर्नल चार्ज विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और फोर्स आइदर क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। अब बताओ, क्लियर हो गया ये? कि कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो वो अपने आप ही ऑटो, है ना, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो अगर कोई भी चार्ज को लाके तुम रख दो ना तो वो अपने आसपास क्या करेगा, कुछ दूरी में, कुछ स्पेस में, कुछ बाउंड्री में अपना क्या करेगा, एक इन्फ्लुएंस, अपना इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तो मैं क्या लिख पाऊँ कि इट इज द स्पेस या फिर बाउंड्री या फिर एरिया अराउंड द चार्ज अंडर विच एनी एक्सटर्नल चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? ये बता दो यार, सबको इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है? बता दो बता दो बता दो, तो बोलो यार, सबको समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड सबको समझ आ रहा है? चलो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ा है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए समझो कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज था और इसने आसपास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी थी। अब ये तो कॉमन हो गया आपके लिए, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब मान लो कि बाहर से मुझे कोई ये प्लस Q1 चार्ज था जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी। अब देखो, क्योंकि ये जो चार्ज है Q1 ये पॉजिटिव नेचर का है तो इसकी फील्ड भी कैसी बिहेव करेगी? पॉजिटिव ही बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव Q1 ही तो बनाया है। अगर यहाँ निगेटिव Q होता तो फील्ड भी कैसी नेचर की होती? निगेटिव नेचर की होती। क्योंकि ये पॉजिटिव Q1 है तो फील्ड भी कैसी बिहेव करेगी? पॉजिटिव नेचर की तरह। अब ऐसे ही मान लो कि मैं बाहर से प्लस Q2 चार्ज को क्या करता हूं, उठा के लेट्स से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक पॉइंट डिफाइन कर देता हूं। मेरा मन हो रहा है ना कि मैं इस बाहर से Q2 चार्ज को उठा के इस ए पॉइंट पे लाके रख दूं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही उठा के अंदर ला रहा हूंगा, जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करूंगा तो Q1 वाला इस पे फोर्स लगाएगा। अभी मैंने पीछे पढ़ा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब मान लो कि लगाएगा। कोई कोई इंसान तुमको धक्का दे रहा है लेकिन उसके बावजूद तुमको अंदर जाना है तो तुमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना जी। पढ़े हो तो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो? तो अगर मेरे को यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना है तो यार मुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से तो फोर्स लग रहा है कि तुम बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर कोई मान लो ऐसे कि, मान लो कि जैसे कि ये Q2 चार्ज को मैं उठा के और ये पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसकी बाउंड्री के अंदर घुसूंगा तो Q1 वाला उसको धक्का देगा। लेकिन जबरदस्ती भी मेरे को कैसे भी करके उस ए पॉइंट पे लेके जाना है, तो अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, मेरी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी भी चार्ज को उठा के और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करना पड़ता है ना यार, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यस, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी चार्ज को उठा के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जितना अमाउंट ऑफ वर्क मैं करूंगा वही अमाउंट ऑफ वर्क को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ, क्लियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसलिए मैंने तुमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझाई। बता दो यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है? यस। ठीक है। और ये जो बाहरी वाला चार्ज है ना इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज।
क्योंकि इसी पे वर्क डन कर रहे हैं हम, इसी पे टेस्टिंग कर रहे हैं, इसी को उठा के हम ए पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। कहां से? फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर। तो लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक, इसको ऐसे लिख लो, मूव अ टेस्ट चार्ज, इसको ऐसे लिख लो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट in an electric field is known as electric potential। मतलब कि ये जो बाहर वाला जो टेस्ट चार्ज था, इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर से उठा के फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे रखने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब मैंने एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है, इंफिनिटी। क्या किसी को इससे दिक्कत नहीं हुआ? इंफिनिटी, अरे इंफिनिटी बोल रहे हैं आप, मतलब इंफिनिटी से उठा के और लाने के लिए। आपने यहाँ बोला कि फील्ड के बाहर से उठा के फील्ड के अंदर रखने के लिए जितना वर्क डन लगेगा, लेकिन डेफिनेशन में आप इंफिनिटी लिख दिए। ये क्या मतलब है? इन्फिनिटी का मतलब समझते हो? अरे यार, Yes. ये चार्ज पता है, ये चार्ज इतना छोटा होता है ना कि इसके लिए फील्ड के बाहर के एरिया को इंफिनिटी माना जाता है। तो फील्ड के बाहर कहीं भी रहे ना, हम इंफिनिटी लिखेंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ? फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन, इन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर इसको इनसाइड भी लिख सकते हो। टू एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आओ इनसाइड लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा, समझ में भी आएगा तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फील्ड के बाहर वाले एरिया को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है। अब खुद सोचो ना यार, तुम्हारी चींटी के लिए, एक चींटी के लिए अगर तुम चींटी को अपने हाथ पर रख देते हो, तो एक चींटी के लिए तुम्हारा हाथ इन्फिनिट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बट क्या एक्चुअल में तुम्हारा हाथ इन्फिनिट है? नहीं यार, हाथ का लेंथ तो फिक्स है ना। तो वैसे ही छोटी वस्तु के लिए अगर डिस्टेंस होता है, वो छोटी वस्तु के लिए बड़ा डिस्टेंस इन्फिनिट लिया जाता है। तो ये चार्ज इतना छोटा है कि ये फील्ड के बाहर की जितना भी एरिया है ना, फील्ड के बाहर के सभी एरिया को इन्फिनिट मान लिया जाता है। इसलिए लिखा हूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक Potential. पोटेंशियल। क्लियर हो गया? बता दो यार, Yes, sir. पोटेंशियल क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? चलो, तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। यार अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तब क्या होता है? आओ लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम सिमिलर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यहां भी क्या होगा, लेट्स से वो प्लस Q1 चार्ज था, जिसके वजह से उसने अपनी एक फील्ड क्रिएट कर रखी थी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे? पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर ला रहे थे चार्ज को। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे ना, कि अब हम फील्ड के अंदर ही अपना काम सारा करेंगे। तो लेट्स से फील्ड के अंदर ये पॉइंट ए है और फील्ड के अंदर ये पॉइंट बी है। अब हमने क्या किया कि मान लो कि पॉइंट ए पे Q1 चार्ज रखा था। अब मेरा मन कर रहा है ना कि फील्ड के अंदर ही मैं इस ए पॉइंट से उठा के Q1 को इस बी पॉइंट पे ले जाके रख दूं। मेरा बहुत मन कर रहा है कि फील्ड के अंदर अब ये काम करेंगे। पहले क्या हो रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, फील्ड के बाहर ये काम हो रहा था। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फील्ड के अंदर डिफाइन होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव करना पड़ेगा ना, तो भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो लगातार लग रहा है। तो यार फील्ड के अंदर फोर्स तो Q1 लगा ही रहा है। तो अगर मेरे को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इसी अमाउंट ऑफ वर्क को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है भाई साहब? दोनों में अंतर ये है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फील्ड के बाहर से चार्ज को उठा के रख रहे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में फील्ड के अंदर ही उठा के रख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यही डिफरेंस है दोनों में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो Yes, इसका sir. डेफिनेशन लिखो,
पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब कहा इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये सारा चीज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? बता दो यार, क्लियर हो गया सबको? बताओ बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लो तुमसे कोई बोल दे कि ठीक है बच्चा, तुम तो शुभम सर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ लिए, लेकिन ये बताओ अगर मैं पूछूं कि कितना पोटेंशियल है तो कैसे निकालोगे? तो इसलिए मैं अब आपको दूंगा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। आपने पढ़ा होगा ये चीज को, देखा होगा इस फॉर्मूले को, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, जहां V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? अरे जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया। और चार्ज क्या है? अरे जितने अमाउंट का चार्ज आपने ट्रांसफर किया। ये चार्ज क्या है? Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आओ इसको एक क्वेश्चन तुमको समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे हमको +2 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करना है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। और इस +2 कूलम को ट्रांसफर करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं 4 जूल का। तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके दिखाओ, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल क्या है कि +2 कूलम का चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमको ले जाना है, जिसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ रहा है 4 जूल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। अरे गधो, अभी तो पढ़ा V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। वर्क डन की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 रख दोगे। कितने अमाउंट का चार्ज उठा के रख रहे हो? +2 का। 2 कूलम। तो आंसर कितना आया? 2। यानी पोटेंशियल की वैल्यू 2, और यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट। तो क्या लिखेंगे हम? 2 वोल्ट। कितना तो सिंपल है यार, फॉर्मूला कितना सिंपल है। वर्क डन दिया रहेगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो बोलो। यस सर। तो इट इज डिनोटेड बाई V। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? क्या होती है? वोल्ट होती है। SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को स्मॉल v भी लिखा जाता है। क्लियर? बताओ बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हुआ? मजा आया? यस सर। समझ आया सबको? यस सर। चलिए तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और मजे मजे से इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा। और हर एक कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दूंगा ताकि हर लेवल के सवाल तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है? थैंक यू सर।